जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट के छठे भाग में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 प्रश्नों को हल करेंगे और इसे विस्तार से देखेंगे जहां पर ज़रूरत होगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं फटाफट अंदाज में। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी पर। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज बाबू दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। याद रखिएगा, बाबू दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। यह हड़प्पा स्थल जो है वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगुमरी जिला में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? काली मिट्टी भारत के उपरोक्त सभी यानी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी जगह काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जब बेसाल्ट चट्टान टूट फूट जाती है, यानी कि कौन चट्टान? याद रखिएगा, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का रंग काला टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। याद रखिएगा, काली मिट्टी का जो रंग काला होता है वह टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी मिट्टी कटाव में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, सभी में वन सहायक है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। उड़ीसा का जिला जो है मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ जिला लोहा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ का। तीसरा स्थान झारखंड का। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? इसका उत्तर होगा कालिदास। किसने लिखी है? कालिदास ने। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहा करते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कालिदास की एक कुछ और पुस्तक है, उसका नाम याद रखिएगा, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवंशियम, मेघदूतम, ऋतु संहाराम, ये सभी कालिदास की नाटी पुस्तक है, उसे भी ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? इसका जवाब होगा हिरोशिमा पर। अमेरिका के द्वारा 1945 ईस्वी में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को बम गिराया गया था। तो पहले किस पर गिराया गया? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बम, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फेटमैन बम। यह भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, लिटिल बम हिरोशिमा पर और फेटमैन बम नागासाकी पर। भारत कब गणराज्य बना? भारत कब गणराज्य बना? इसका उत्तर क्या होगा? 1950 में। भारत कब गणराज्य बना? 1950 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 1942 में।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा इसे स्वीकार किया गया था और यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश का नागरिक है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ब्राजील। कहाँ के नागरिक खिलाड़ी हैं? ब्राजील के। आगे बढ़ते हैं। जयपाल राणा का संबंध किस खेल से है? जयपाल राणा का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब क्या होगा? शूटिंग। किस खेल से है? शूटिंग से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सेल्यूकस निकेटर का यह दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मौर्य के दरबार में रह करके इन्होंने पाटलिपुत्र शहर को नजदीक से देखा। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। पाटलिपुत्र शहर को जानने के लिए सबसे उत्तम साक्ष्य इंडिका है। ठीक है, इंडिका याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में बताया था भारतीय समाज जो है वह 7 जाति में बटा हुआ है। कितने जाति में? 7 जाति में बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा से संबंधित यह स्थल है। इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा के बारे में थोड़ा जान लें। कालीबंगा राजस्थान का एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ से जुड़ी हुई जो हड़प्पा की जानकारी प्राप्त होती है, कालीबंगा की खुदाई से हमें चूड़ी बनाने का कारखाना, याद रखिएगा, चूड़ी बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और अग्नि वेदिका का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। तो कालीबंगा को जानने के लिए 3 बातें याद रखिएगा, यानी कि चूड़ी बनाने का कारखाना, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है और अग्नि वेदिका कहाँ से मिली है। तो ये सभी बातें याद रखिएगा। कालीबंगा इसका उत्तर होगा। यह राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में अजंता की गुफाएं हैं। इस गुफा में टोटल 29 गुफा है। कितना गुफा है? 29 गुफा है। और याद रखिएगा यह गुफा जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा, अजंता की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? वर्धमान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल कुंडग्राम। कहाँ है? कुंडग्राम में। 540 कब हुआ था महावीर स्वामी का, वर्धमान महावीर का जन्म? 540 बीसी में। 540 बीसी में कुंडग्राम में, वैशाली, वर्तमान में वैशाली के निकट है कुंडग्राम, कुंडग्राम में हुआ था। इसके बचपन का नाम वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं। 7 सैकड़ा क्या है? 7 सैकड़ा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा दोहों का संकलन। क्या है? दोहों का संकलन है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा तमिल। कौन सी भाषा है? तमिल भाषा है। आगे बढ़ते हैं। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। झारखंड में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है?
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? अगला प्रश्न, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए उसी को याद करते हुए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जिसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन था? मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। इस मुद्रा राक्षस पुस्तक में जो है नंद वंश का पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि याद रखिएगा, नंद वंश का पतन, यानी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धननंद। तो नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य का उत्थान के बारे में जानकारी हमें विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि वृषल शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया है? तो विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल कल्हन। कल्हन की रचना राजतरंगिणी है। इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास है। कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का इतिहास अगर किसी को जानना है तो कल्हन की रचना राजतरंगिणी को पढ़े। अगला प्रश्न, वृहत संहिता किसने लिखी थी? वृहत संहिता किसने लिखी थी? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा बराहमिहिर। किसने लिखी थी? वृहत संहिता जो है वह बराहमिहिर ने लिखी थी। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरांचल। उत्तराखंड का परिणाम उत्तरांचल था, तो वह उत्तरांचल या उत्तराखंड, टिहरी बांध उत्तरांचल राज्य में है। किस नदी पर है? याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब क्या होगा? डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से है। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? विक्रम सेठ। क्या होगा? विक्रम सेठ। अगला पुस्तक है लज्जा, पुस्तक की लेखिका कौन है? यह पुस्तक बहुत विवादित हुई थी। लज्जा किसकी पुस्तक है? बिल्कुल तस्लीमा नसरीन की। किसकी है? तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा। आगे बढ़ते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा अशोक। किसने करवाया था? अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। यह सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के विदिशा में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के विदिशा में सांची का स्तूप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर का प्रश्न है, कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? कुशल स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इसका सही जवाब होगा चोल। क्या होगा? चोल। चोल भारतीय इतिहास का एक ऐसा वंश है जिन्होंने अद्भुत काम किया। ये वैसे काम किए जो काम आज के आधुनिक युग में लोग कर रहे हैं। यानी स्थानीय स्वशासन को काफी मात्रा में स्वायत्ता दिया गया था। तो चोल काल जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कारण ही
प्रसिद्ध है। चोल की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी, याद कीजिएगा, याद रखिएगा। विजयालय किसने की थी? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी और यह चोल वंश जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यदि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया है तो कहीं ना कहीं यह चोल से लिया गया है। विश्व इतिहास में यह काफी चोल प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हम लोग। 32 नंबर का प्रश्न है, कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? इसका सही जवाब होगा, इसका उत्तर होगा कला की, यानी कि कला के गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल कनिष्क। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में दो कला का विकास हुआ था, गंधार कला की शैली और मथुरा कला शैली। याद रखिएगा, गंधार कला शैली और एक है मथुरा कला शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, उच्च शिक्षा का केंद्र बल्लभी किस राज्य में स्थित था? बल्लभी किस राज्य में स्थित था? इसका उत्तर होगा गुजरात। कहाँ होगा? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद को बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कानपुर किस नदी पर स्थित है? कानपुर किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा गंगा। किस नदी पर? गंगा नदी पर। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा उर्वरक। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह सिंदरी झारखंड में है। पहले बिहार में था, लेकिन वर्तमान में यह झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद किसके रचयिता हैं? यदि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, यह पूछा गया है। इसका उत्तर होगा जयदेव। जयदेव की रचना गीत गोविंद है। बढ़ते हम लोग। 38 नंबर का प्रश्न, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। नागार्जुन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है माध्यमिका सूत्र। याद रखिएगा, माध्यमिका सूत्र। माध्यमिका माध्यमिका सूत्र कहा जाता है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है और इसी सूत्र में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया भारतीय इतिहास में? तो आंसर होगा नागार्जुन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक था। 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन धर्म में हिंसा को सबसे ऊपर रखा गया है, यानी कि आप अगर सड़क पर भी चल रहे हैं तो आपके पैरों से कोई कीड़े मकोड़े चींटी न दबा जाए, इसे ध्यान में रखें। सांस लेते हैं तो मुंह पर कपड़ा रखिए ताकि वायुमंडल से कोई जीवाणु बैक्टीरिया आपके सांसों में जाकर के मर न जाए। इसलिए अहिंसा को जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? इसका सही जवाब क्या होगा? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। इन्होंने 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर यह बैठी थी, यानी कि भारत की प्रथम महिला शासक
रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न 43 नंबर का है, 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, डांडी की रचना 10 कुमार चरित्र है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर होगा तुलसीदास। क्या होगा? तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में, कौन युद्ध में? याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और लोदी वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना की। कब हुआ? 1526 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप प्रायद्वीप है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप के अंतर्गत टोटल 36 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप आते हैं? 36 द्वीप आते हैं, जिस पर केवल 10 पर ही मानव हैं, जिस पर केवल 10 पर ही मानव हैं। और यह भी याद रखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। कहाँ है? कावारती है। और लक्षद्वीप की एक प्रमुख द्वीप है आंद्रोत द्वीप, नाम याद रखिएगा, पूछता है वह भी कभी कभी। आंद्रोत, आंद्रोत द्वीप जो है लक्षद्वीप का एक द्वीप है। यह द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है, यानी लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? इसका जवाब क्या होगा? अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1605 ईस्वी में हुई थी। 48 नंबर का, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इसका मूल नाम था बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम था? बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन इसके नाम में जफर लगा क्योंकि ये प्रसिद्ध शायर थे। इनके द्वारा अनेक शायर की रचना की गई है। एक शायर जो इसकी बहुत प्रसिद्ध है वह शायर है, न किसी के आंखों का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। यह याद रखिएगा, कभी कभी यह नज्म पूछा जाता है एग्जाम में, ये किनका है? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर का है। एक बार पुनः सुन लीजिए, न किसी की आंखों का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। यह बहादुर शाह जफर का एक प्रसिद्ध नज्म है। आगे बढ़ते हैं, 49 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए? इसका उत्तर होगा बिल्कुल पुर्तगाल। पुर्तगाल ने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए। इन्होंने 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। कहाँ? कोचीन में, याद रखिएगा, कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। आगे बढ़ते हैं, किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? हर्षवर्धन ने नहीं की है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हर्षचरित। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है, बल्कि अन्य तीनों पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की है। तो हर्षचरित के बारे में थोड़ा जान लीजिए। हर्षचरित किसकी पुस्तक है? वानभट्ट की रचना हर्षचरितम है। किसकी रचना है? वानभट्ट की रचना। अगर यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि हर्षचरितम किसकी रचना है, तो याद रखिएगा वानभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? वानभट्ट की रचना है। वानभट्ट की एक और रचना है, याद रखिएगा, कादम्बरी। कौन रचना है? कादम्बरी। ये वानभट्ट जो थे हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट थे। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। और 1885 से लेकर के 1911 ईस्वी तक, कब तक? 1911 ईस्वी तक कांग्रेस के सचिव पद पर ए ओ ह्यूम रहे थे। 1912 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। आगे बढ़ते हैं, आंग सांग सूकी किस देश की है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल म्यांमार। कहां की है? म्यांमार की है। आंग सांग सूकी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन रणतुंगा किस खेल के खिलाड़ी हैं? अर्जुन रणतुंगा किस खेल के खिलाड़ी हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल क्रिकेट। क्या होगा? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, पीठ संप्राय किस खेल से संबंधित है? पीठ संप्रास किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा लॉन टेनिस। क्या होगा? लॉन टेनिस। आगे बढ़ते हैं, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा 59 नंबर का? बिल्कुल तेलुगु। क्या होगा? तेलुगु। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया? यानी भारत सरकार ने शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकारा? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने शक संवत को अपने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 एडी में। कब हुई थी? 78 एडी में कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोगी है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड। बिना कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? यानी पौधे का विकास किससे होता है? पत्ती से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पत्थर चट। क्या हो जाएगा? पत्थर चट एक ऐसा पौधा है जिसका विकास जो है पत्ती से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन, पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? किसका आविष्कार किया? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर होगा बिजली के बल्ब का। बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। किसने किया था? एडिसन ने किया था। अगला प्रश्न, मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा राजीव गांधी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, यह किसने कहा? यानी सजीव वस्तु जो है वह सजीव वस्तु से ही उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल डार्विन। डार्विन ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, कोशिका, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, कब किया था? 1665 ईस्वी में आपके कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? काइटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी कहते हैं।
काइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न 67 नंबर का है, अफ्रीका के किस औसवेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली। इसका सही जवाब क्या होगा? घाना। क्या हो जाएगा? घाना। घाना अफ्रीका के देश घाना को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? थायराइड हार्मोन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा गलगंड। बिल्कुल, घेगा, जिसे हम कहते हैं घेगा, गलगंड। थायराइड हार्मोन की कमी कब होती है? जब हम लोग आयोडीन युक्त नमक का सेवन नहीं करते हैं तो थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे गलगंड या घेगा होता है। आगे बढ़ते हैं, घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? हैजा। हैजा घरेलू मक्खी के कारण होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा 70 नंबर का ए, यानी कि 1952 में। कब हुआ? 1952 में। 71, एक अश्वशक्ति किसके समान है? अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति किसके समान है? आंसर क्या होगा? 746 वाट। 746 वाट। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? अश्वशक्ति जो है वह शक्ति का मात्रक है। शक्ति का दो मात्रक होता है, एक मात्रक वाट होता है। एक मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और एक मात्रक अश्वशक्ति होता है। अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। और शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 72 नंबर का प्रश्न है, सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? सिखों के किस गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा रामदास। यह सिख धर्म के चौथे गुरु थे। कमे गुरु थे? फोर्थ गुरु थे, चौथे गुरु थे रामदास। इसकी पत्नी बीबी भानी, रामदास की पत्नी कौन थी? बीबी भानी। बीबी भानी को ही याद रखिएगा, रामदास की पत्नी जो थी बीबी भानी, बीबी भानी को अकबर ने, किसने? अकबर ने 500 बीघा, महान अकबर, मुगल शासक अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। उसी जमीन पर रामदास ने अमृतसर जलाशय का निर्माण किया और अमृतसर शहर की स्थापना की। तो याद रखिएगा, अमृतसर शहर की स्थापना किस भूमि पर रामदास ने किया था? बीबी भानी को दिए गए दान में, अकबर द्वारा दिए गए दान में। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किला ए मुबारक। क्या था? किला ए मुबारक। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत यानी कि मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है। यह याद रखिए, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%, यानी 8.6% जनसंख्या जो है जनजाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या का। और सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा संथाल। संथाल जनजाति जो है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, एस्प्रीन, एस्प्रीन किस अम्ल से बनाई जाती है? याद रखिएगा, एस्प्रीन किस अम्ल से बनाई जाती है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा थेलीन। किस अम्ल से बनाई जाती है? थेलीन से बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 78 नंबर का है प्रश्न। 78 है, हरित क्रांति के दौरान, कहा जा रहा है हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा?
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, हरित क्रांति के दौरान गेहूं का उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। कहा जाता है 200% की वृद्धि हुई हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गौवंश की कितनी नस्लें हैं? गौवंश की कितनी नस्लें हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 30। यानी कि भारत में गौवंश की कई नस्लों का विकास हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 30। अगला देखते हैं, मोरिनो। मोरिनो क्या है? किसका नस्ल है मोरिनो? इसका उत्तर हो जाएगा भेड़। भेड़ के नस्ल का नाम है मोरिनो। 81 नंबर का प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल ओजोन। ओजोन जो परत है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती है, याद रखिएगा। और यह जो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत को वर्तमान में CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से काफ़ी नुकसान हो रहा है। कई जगह छिद्र हो गए हैं, जिससे पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच जाती है। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर पहुंचने पर कैंसर रोग, चर्म रोग की संभावना बढ़ जाती है। 82 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने का कारण क्या होगा? अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, उससे क्या प्रभाव होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ताप बढ़ जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1970 में। कब हुई थी? 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 1966 में। कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है। इसमें कॉपर Cu प्लस जिंक Zn के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। कॉपर आपका 70% होता है और जिंक आपका 30% के मिलने से आपका पीतल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? पृथ्वी के भूपरपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? इसका उत्तर होगा सिलिकॉन। कौन सी धातु? सिलिकॉन धातु पृथ्वी के भूपरपट्टी पर पाई जाने वाली सर्वाधिक धातु है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87 नंबर का प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप हीरा है। कौन है? हीरा है। आगे बढ़ते हैं। जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ? जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ? यानी पृथ्वी पर जो जीवन का भी प्रारंभ हुआ वह किसमें प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। 89 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो कीट है वह हमारे किसी काम की नहीं है। अगला प्रश्न, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर क्या होगा? 72 बार। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न, दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। 92 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? यानी इस चारों स्टेटमेंट में कौन ऐसा है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने को इंगित करता है? इसका सही जवाब होगा ऋतुओं का बनना। ऋतुओं का बनना।
आप सभी को मालूम होगा कि पृथ्वी पृथ्वी की कितनी गति होती है? पृथ्वी की 2 गति होती है। एक गति घूर्णन गति, एक गति वार्षिक गति यानी घूर्णन गति। घूर्णन गति पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है, और वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो यहाँ सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए ऋतु में परिवर्तन होगा। बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न, 93 नंबर का प्रश्न है, बाबर फरगना का शासक कब बना था? बाबर फरगना का शासक कब बना था? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल 1494 में। 1494 में बाबर फरगना का शासक बना था। 94, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल उत्पादक। क्या होगा? उत्पादक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे ज्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर का, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव का नाम क्या है? विश्व स्तर पर पूछा जा रहा है ये प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? इसका जवाब क्या होगा? स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 प्रथम अंतरिक्ष यान था। 99 नंबर का प्रश्न है, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? इसका सही जवाब होगा 16 से 17 मिनट। 16 से 17 बार। 1 मिनट में मनुष्य 16 से 17 बार सांस लेता है। 100वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यहां भारतीय पूछा गया है। इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका उत्तर होगा राकेश शर्मा। राकेश सिंह मत मार दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में राकेश पढ़े और मार दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके बारे में थोड़ी जानकारी बता देते हैं कि राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए थे वह सोवियत अंतरिक्ष केंद्र से गए थे। जब वे अंतरिक्ष में गए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बात की और पूछा कि अंतरिक्ष से राकेश बताओ भारत कैसा दिखता है? तब राकेश शर्मा ने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा। क्या बोला था? सारे जहां से अच्छा। तो दोस्तों, इसी वर्ड के साथ आज का वीडियो समाप्त भी होता है। हमारे जीएस स्मार्ट क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ जानकारी देने में सक्षम हुआ है तो डेफिनेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में फिर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।